कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका सुधीर सचदेवा लॉ क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही मजेदार, हिंदू लॉ में कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है और आज हम उसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज आप सब जानते हैं कि 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्मों का साथ हो जाता है और हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं और अपने इस जीवन यापन को करने का फैसला लेते हैं। अपने इस धर्म को निभाते हुए वो अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम में 2 लोग शामिल हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, और दोनों की सोच डिफरेंट हो सकती है। जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं और ऐसे पर्टिकुलर केसेस में देयर आर चांसेस जहां पर उन दोनों की ना बने आपस में। तो ऐसा कई बार होता है जब हस्बैंड की सोच अलग हो गई, वाइफ की सोच अलग हो जाती है और किसी कारणवश वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। अब इसके रीजनेबल कॉजेस हो भी सकते हैं कि भाई वाकई उसका रीजनेबल आंसर है उनके पास कि वो अलग क्यों रहना चाहता है या वो अलग क्यों रहना चाहती है। तो देयर इज अ रीजनेबल कॉज, और रीजनेबल कॉज नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो अलग रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि रीजनेबल कॉज है और लॉ उसे रीजनेबल कॉज मानता है, तो क्या होगा? अलग अलग बातें आती हैं। लेकिन मान लिया जाए विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहते, अब एक दूसरे की सोसाइटी से विथड्रॉ कर लिया है, चाहे हस्बैंड या वाइफ। अब अगर ऐसा केस आ जाए और हस्बैंड या वाइफ से अलग रहने लग जाए और उसकी सोसाइटी से विथड्रॉ कर दे विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, या वाइस वर्सा, या फिर वाइफ उस अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे, अलग रहना शुरू हो जाए, उसकी सोसाइटी से विथड्रॉ कर ले विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, तो ऐसा केस जब आ जाए तो इसका मतलब कॉन्जुगल जो राइट्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के पास, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, कोहैबिटेशन नहीं करना चाहते। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ किसी भी कारण के बिना अलग रहने लग गया है, तो जो दूसरा स्पाउस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पिटीशन दायर कर सकता है या कर सकती है कि जी मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, ठीक है, एज द केस में भी, ये बिना किसी कॉज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के मुझसे अलग रहने लग गए हैं और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि अब मैं इनके साथ रह सकूं। तो ये जो पिटीशन फाइल किया जाएगा ये कहलाएगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। इन सब केसेस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उन सब का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो कॉन्जुगल राइट्स, तो ये है भैया, मान लो मिस्टर हस्बैंड, ठीक है जी, ये है उनकी मिसेस वाइफ और ये दोनों अब अलग रहना चाहते हैं, ठीक है जी। ये दोनों कहते हैं कि अब हम दोनों में से एक व्यक्ति, दोनों में से एक कहता है कि अब हम अलग रहना चाहते हैं, मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता या मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। तो भाई मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ अब कहती है कि मैं अलग होना चाहती हूं, मैं सेपरेट रहना चाहती हूं, ठीक है जी। अब सेपरेट रहने लग गई, वाइफ ने क्या किया? विथड्रॉ कर लिया, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी ऑफ her husband without any reasonable excuse, without any reasonable excuse। अब सवाल ये आता है कि अगर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज वो अलग रहने लग जाती है
तो पहले पॉइंट तो ये सेपरेट हो गए, डिवोर्स नहीं हुआ, अलग रहने लगे, विड्रॉ कर लिया उसने सोसाइटी से और बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के। तो जी अब ये जो मिस्टर हस्बैंड है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के ये पिटीशन दायर करेंगे कि मेरी वाइफ मुझसे बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अलग रहने लगी है। तो अब मैं चाहता हूं कि कॉन्जुगल राइट जो है, रहने आपस में साथ रहने के जो राइट्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ के राइट्स होते हैं, उन सभी राइट्स को रेस्टिट्यूट कर दिया जाए। तो इन्होंने पिटीशन फाइल किया फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इन्होंने क्या कर दिया, पिटीशन दायर कर दिया। अब अगर कोर्ट मान लीजिए इस पिटीशन से सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जो भी गवाहों के बयानात हुए उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज की ये पोजीशन कहती है कि हाँ वाइफ ने बिना किसी कारणवश ही हस्बैंड को छोड़ दिया है, उसके साथ रहने से मना कर दिया है। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ये रीजन निकालेगा कि भाई अब देयर इज नो लीगल ग्राउंड, देयर इज नो लीगल ग्राउंड, ऐसा कोई लीगल ग्राउंड हमारे सामने वाइफ ने, इस हस्बैंड की वाइफ ने पेश ही नहीं किया जिसके कारण हम कह सकें कि ठीक है आप अलग रह लीजिए। सो देयर इज नो लीगल ग्राउंड, ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है दैट restitution of conjugal rights, restitution of conjugal rights should not be granted। वो कहते जी मेरे पास आपने कोई रीजन ही नहीं छोड़ा, मेरे सामने आपने कोई लीगल ग्राउंड ही पेश नहीं किया जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकूं कि ठीक है आप अलग रह लो, जिसके बेसिस पर मैं ये कह सकूं कि जी मैं कॉन्जुगल राइट्स के इस रेस्टिट्यूशन को ग्रांट नहीं करता। तो आपने तो ऐसा कोई मेरे सामने अभी तक लीगल ग्राउंड पेश ही नहीं किया, तो इसी कारणवश मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे हस्बैंड को वो कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन अलाउ करना पड़ रहा है। मैं कहूंगा कि आप अब इन्हीं के साथ रहेंगी। यानी कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद ऐसा कहेगा ये ऑर्डर दे देगा कि भाई अब तो रेस्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सीआरपी दिया में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अलाउ कर देगा, ऑर्डर देगा कि भैया मैंने इसे अलाउ कर दिया। क्यों अलाउ कर दिया भैया, क्योंकि कोई लीगल ग्राउंड सामने वाली पार्टी ने पेश नहीं किया। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार इन दोनों पार्टीज में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, किसे साबित करना पड़ेगा इन दोनों पार्टीज में से, जैसे कि हस्बैंड को साबित करना पड़ेगा कि भैया इसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, या वाइफ को साबित करना पड़ेगा कि हाँ जी हाँ मैं तो अलग रहना चाहती हूं, तो इस कारण से रहना चाहती हूं। तो लॉ कहता है कि भाई जो भी व्यक्ति सेपरेट रहने लगा, जो भी व्यक्ति विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, दोनों स्पाउस में से जिसने भी विड्रॉ किया, जिसने भी दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ किया, इसी पर्सन को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम भाई अलग मैं क्यों रहना चाहती हूं या क्यों रहना चाहता हूं। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, सो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर रहेगा जो कि कौन है, जो अलग रहने गया। बर्डन ऑफ प्रूफ is on the party who has
withdrawn from society of another, यानी दूसरी पार्टी के सोसाइटी से जिसने अपने आप को विड्रॉ किया, यानी इस पर्टिकुलर केस में कौन, वाइफ होगी। इसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अलग रहना चाहती हूं और उसका रीजन ये। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस पूरे के पूरे केस का कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन का बेस, जिसमें दोनों स्पाउस में से एक स्पाउस सेपरेट रहने लगा या लगी जो भी है, उसने दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया। पॉइंट नंबर 2, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज किया। ठीक है जी। तो ऐसे केस में जो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जो दूसरी पार्टी है वो पिटीशन दायर कर सकती है। किस चीज के लिए पिटीशन दायर किया जाएगा, पिटीशन दायर किया जाएगा फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि हम अपने साथ रहना चाहिए, हमें कोर्ट ऑर्डर दे इस बात को। तीसरा पॉइंट, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो गया कि हम जो रीजंस दिए वो करेक्ट है। और चौथा पॉइंट कि इसमें कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है, कि कोर्ट कहता है इसमें कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है कि मैं कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन को अलाउ ना करूं, मुझे तो उसे अलाउ करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाली पार्टी ने प्रूव ही नहीं किया। तो जो पार्टी अलग रहने गई उसे प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि ये पार्टी कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दे पाती है, ये कोई ऐसा रीजन बता देती है जिसके कारण कोर्ट कह रहा है नहीं भैया नहीं, अब तो हम कॉन्जुगल राइट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे, मिस्टर हस्बैंड आपके द्वारा दिया गया पिटीशन हम खारिज करते हैं। तो अगर वाइफ ऐसा कुछ साबित कर दे कि इस कारण से मैंने उसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया है, तो कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। आइए देखें। तो पहला पॉइंट तो ये कि मान लिया जाए यही केस चल रहा है और इसी केस में वाइफ ने अपने खुद के एविडेंस दिए, अपने पेरेंट्स को एविडेंस लेकर आ दिया। प्रिजम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए दोनों के इस केस के अंदर बहुत सारे गवाह भी आएंगे। अब उन विटनेसेस में सवाल ये आता है कि जो फैमिली मेंबर्स है, मान लीजिए लड़की के माता पिता, क्या लड़की के माता पिता की गवाही को वैलिड माना जाए या ना माना जाए? क्या उनके द्वारा जो विटनेस दिया गया, जो एविडेंस दिया जा रहा है, क्या उसको सॉलिड माना जाए या नहीं? क्या उसको सीरियस कंसिडरेशन दी जाए या ना दी जाए? तो आंसर दोस्तों इसका ये है कि अगर वाइफ के पेरेंट्स या वाइफ ये दोनों खुद गवाही देते हैं अपने ही इस पर्टिकुलर केस में, तो उनकी गवाही को एक सीरियस एविडेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। एक केस हुआ था, केस का नाम था शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्रा, पटना हाई कोर्ट का केस है। शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्रा। तो उस पर्टिकुलर केस में उस केस लॉ में साबित किया गया था और कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि वाइफ जो है, वाइफ और उसके पेरेंट्स दोनों की गवाही को क्या माना जाएगा, दोनों की जो बातें हैं उनकी एविडेंसेस को सीरियस कंसिडरेशन दी जाएगी। सामने वाली पार्टी ने बोला जी ये तो इंटरेस्टेड पार्टीज है, ये तो कुछ भी बोलेंगी। उसके बावजूद कोर्ट ने कहा क्योंकि ऐसा नियर रिलेशन यहां पर मौजूद है, भले ही वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, बट उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है भाई, तो इसीलिए उनकी गवाही को भी एक वैलिड कंसिडरेशन दी गई। कंसिडरेशन का मतलब यहां पर वो नहीं है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडर किया गया, वैल्यू दी गई, उस केस को सॉल्व करते वक्त उनकी गवाही को वैल्यू दी गई। तो केस था दोस्तों कौन सा? शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्रा, पटना हाई कोर्ट का केस। नोट कर लीजिएगा इस बात को। फिर एक और केस, मान लो इसी पर्टिकुलर केस को आगे लेके जाते हैं कि वाइफ ये साबित कर देती है कि भाई मेरे जो हस्बैंड है इसका तो बिहेवियर ही मेरे साथ वेरी क्रूअल है, टॉर्चर सन उसका बिहेवियर है, तो भाई मैं तो उसके साथ ही नहीं रह सकती, ऊपर से इसका लव अफेयर है किसी और लड़की के साथ, तो ऐसे हालात में मैं उसके साथ कैसे रहूं? तो ऐसे समय में वाइफ ने जो एक्सक्यूज दिया वो एक
रीजनेबल एक्सक्यूज है और इससे लीगल ग्राउंड मानकर कोर्ट कहेगा नहीं भैया नहीं, अब इस केस में हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को नहीं कह सकते, इस तरह का ऑर्डर हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? यहां पर रीजनेबल ग्राउंड दे दिया गया। तो वाइफ ने कहा और साबित किया कि भाई मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी गर्ल के साथ, और इसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही क्रूअलसम है, ट्रबलसम है, टॉर्चर करता है मुझे। तो वो बात अगर प्रूव कर दी जाए तो फिर उसके साथ कोर्ट क्या सोचेगा, भैया अगर कॉन्जुगल राइट्स हमने अलाउ कर दिए तो हस्बैंड दोबारा से उसको अगर ऐसे क्रूअल्टी के साथ बिहेव करेगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसके साथ कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करने से मना कर देगा। ऐसा भी एक केस हुआ, इस केस में भी शांति देवी ही थी, मतलब वही सेम शांति देवी नहीं, दूसरी शांति देवी, ये पंजाब का केस है। तो शांति देवी वर्सेस बलबीर सिंह का केस हुआ जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ ये साबित किया कि उसका बिहेवियर उसके साथ क्रूअलसम है, ट्रबलसम है, टॉर्चरसम है, वो उसके साथ इस कारण से नहीं रह सकती। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ही हैज अ लव अफेयर विद अ गर्ल जो कि इसे मंजूर नहीं और किसी भी लेडी को मंजूर नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहेगा ठीक है जी, हम आपको ये कॉन्जुगल राइट्स रेस्टिट्यूट करने नहीं देंगे। अब सवाल ये आता है हमारे सामने कि ऐसा कौन सा एक्सक्यूज हो सकता है जो कि रीजनेबल ना माना जाए, जो कि लीगल ग्राउंड ना माना जाए। तो मान लीजिए हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, तो ये कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। कोर्ट इस बात को इतनी तरजीह नहीं देगा जिसके कारण वाइफ अलग रहने लग जाए। एक और ऐसा केस हुआ जिसमें गुस्से वाला केस तो नहीं था, लेकिन उसमें अच्छा हिंदू लॉ में सेक्शन 5 कहता है कि भाई मैरिज करने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी वैलिड मैरिज मानी जाएगी, जैसे कि सैनिटी, मोनोगैमी, एज ऑफ द पार्टीज और रिलेशनशिप बियॉन्ड सपिंडा, ये सब बातें हैं, राइट। तो वो सेक्शन 5 में सारी बातें दी हुई हैं। अब एक केस हुआ, केस का नाम था तुलाराम वर्सेस श्रीमती मिश्री। हाँ, मिश्री। तो श्रीमती मिश्री का ये केस जिसके अंदर ये बात कही गई रीजनेबल एक्सक्यूज के रूप में कि जी जब हमारी शादी हुई थी इतने समय पहले, तो उस समय जो सेक्शन 5 के जो पॉइंट्स है ना, उनमें से कुछ पॉइंट नहीं थे ना। अब भाई वो तो उस समय की बात है, तब से लेके कब तक लगातार शादी चली आ रही है, और आज उस पॉइंट को उठा करके आप कहो जी मैरिज वैलिड नहीं है या उसे रीजनेबल एक्सक्यूज मान लो, तो दैट इज नॉट अ जस्ट एंड रीजनेबल एक्सक्यूज, और कोर्ट उसे लीगल ग्राउंड नहीं मानेगा और ऐसे पर्टिकुलर केस में अलाउ कर देगा कि कॉन्जुगल राइट्स रेस्टिट्यूट होने चाहिए। तो दोस्तों ये हिस्सा आप नोट कर लीजिए। तीनों केस मैंने आपको बताए, शांति देवी वर्सेस रमेश चंद्रा, पटना हाई कोर्ट वाला केस, जिसमें माँ बाप के विटनेस को और वाइफ के विटनेस को, उसकी एविडेंस को एक वैलिड माना गया और तरजीह दी गई उसे। दूसरा शांति देवी वर्सेस बलबीर सिंह, जिसके अंदर वाइफ ने साबित किया कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर बड़ा क्रूरलसम है, इसीलिए वो कॉन्जुगल राइट्स रेस्टिट्यूट नहीं किए गए। फिर एक और केस किया पढ़ा हमने तुलाराम वर्सेस श्रीमती मिश्री, और उसमें हमने देखा कि मैरिज के जो सेक्शन 5 के पॉइंट्स अगर वो उनमें से एक मान लीजिए उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ था, तो उस बेसिस पर हम कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन कर दिया था उस केस में। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स कॉन्जुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन के। अब जो हमें अगला काम सीखना है वो क्या करना है दोस्तों, ग्राउंड्स की बात करनी है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स आएंगे जिनके बेसिस पर हम कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन करेंगे या फिर कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं करेंगे। मैंने आपको 3 केसेस बताए, कुछ एग्जांपल दिए। अब अगले वीडियो में हम उसे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए फिलहाल नोट करिए, फिर मिलेंगे।